नमस्कार। आज हम एक गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। 26 नवंबर 2008 मुंबई के आतंकी हमले 26/11। जी। हमारा जो स्रोत है वो विकिपीडिया लेख है इस पर, और कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि असल में हुआ क्या था, कौन लोग थे इसके पीछे और फिर इसके असर क्या हुए। हाँ, बिल्कुल। ये घटना तो ऐसी है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। सही कहा। ये हमले कोई एक आध घंटे की बात नहीं थी। ये 4 दिनों तक चले थे। 4 दिन मुंबई जैसे शहर के लिए। हाँ, पाकिस्तान का जो आतंकी संगठन है लश्कर-ए-तैयबा, उसके 10 हमलावर थे। उन्होंने मुंबई में करीब 12 अलग-अलग जगहों को निशाना बनाया, गोलियां चलाईं, बम फोड़े। और जगह भी ऐसी चुनी जो बहुत जानी मानी थी, मतलब एकदम शहर के नब्ज पर हमला करने जैसा। बिल्कुल। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सोचिए, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, ताजमहल पैलेस होटल, वो मशहूर लियोपोल्ड कैफे, हाँ, लियोपोल्ड कैफे। कामा अस्पताल भी था, नरीमन हाउस, ये सब प्रमुख निशाने थे। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। कुल 175 जानें गईं, जिनमें 9 हमलावर भी थे और 300 से ज्यादा लोग वो घायल हुए थे। आंकड़े ही दहला देते हैं। जी, और ये सब अचानक नहीं हुआ था। मतलब ऐसा नहीं कि बस उठे और चल दिए। इसकी पूरी प्लानिंग बहुत सावधानी से, बारीकी से पाकिस्तान में हुई थी। पाकिस्तान में? हाँ। अच्छा। हमलावरों को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में समंदर के रास्ते कैसे लड़ना है, नए हथियार कैसे चलाने हैं, ये सब सिखाया गया था। तो वो आए कैसे? मतलब जमीन के रास्ते तो नहीं आए होंगे? नहीं नहीं, समंदर के रास्ते। कराची से निकले थे, फिर रास्ते में एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव थी, कुबैर नाम की। ओके। उसको अगवा किया, उसके जो क्रू मेंबर्स थे उनको मार दिया बेरहमी से, और फिर उसी नाव से वो लोग भारतीय समुद्री सीमा में घुसे, मुंबई के पास तक आए। और फिर शहर में कैसे दाखिल हुए? आखिर में एक रबर की नाव होती है ना, इन्फ्लेटेबल बोट, उसके जरिए कोलाबा के पास उतरे। एक मछली बाजार है वहां, उसके तट पर। अविश्वसनीय लगता है ये सब सुनना। लेकिन इस पूरे हंगामे और तबाही के बीच एक हमलावर जिंदा पकड़ा गया था, अजमल कसाब। हाँ, अजमल कसाब। और उसका जिंदा पकड़ा जाना वो शायद इस पूरे केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कैसे? मतलब उससे क्या मदद मिली? उसी से तो सारी कड़ियां जुड़ी। उसके बयानों से, पूछताछ से ये बात साफ हो गई कि इसके पीछे लश्कर-ए-तैयबा है और पाकिस्तान का हाथ है। अच्छा। हाँ, उसके इकरारनामे ने भारत के दावों को बहुत मजबूती दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ा सबूत बना। और फिर कानून ने अपना काम किया, उसे 2012 में फांसी दे दी गई। लेकिन कहानी सिर्फ कसाब तक ही नहीं थी। बाद में जांच में कुछ और नाम भी सामने आए। डेविड हेडली का जिक्र आता है अक्सर। हाँ, डेविड हेडली। और उसका रोल तो और भी ज्यादा, आप कह सकते हैं, चौंकाने वाला था। वो पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी नागरिक था। अमेरिकी नागरिक? जी। और उसने हमलों से पहले कई बार भारत आकर रेकी की थी, बहुत बारीकी से। रेकी मतलब? जगहों की जानकारी जुटाना। हाँ बिल्कुल। वीडियो बनाए, नक्शे तैयार किए, टारगेट लोकेशन की पूरी जानकारी, अंदर कैसे जाना है, कहाँ क्या है, सुरक्षा कैसी है, सब कुछ। उसकी दी हुई जानकारी इतनी सटीक थी कि हमलावरों को मुंबई की गलियों, इमारतों के अंदर तक की समझ मिल गई। ये तो बहुत खतरनाक बात है। बहुत ज्यादा। और पाकिस्तान तो पहले मुकर गया, साफ इनकार कर दिया कि हमारा कोई नागरिक शामिल नहीं है। लेकिन कसाब के पकड़े जाने के बाद? हाँ, जब सबूत सामने आए तो मानना पड़ा कि कसाब पाकिस्तानी है। बाद में तो खैर जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा, खासकर वो FATF का, हाँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। जी, उसके दबाव में आकर फिर लश्कर के कई बड़े नामों पर कार्रवाई हुई। हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान, लखवी, साजिद मीर, इन पर आतंक के लिए फंडिंग के मामले चले, सजा भी हुई। और हेडली का जो साथी था तहव्वुर राणा, उसे तो अभी हाल में अप्रैल 2025 में अमेरिका से भारत लाया गया है, प्रत्यार्पित करके। जाहिर है इन हमलों ने भारत की सुरक्षा पर बहुत बड़े सवाल खड़े किए होंगे। क्या कुछ बदला इसके बाद? मतलब हमारी आतंकवाद रोधी नीति में? बदला तो बहुत कुछ। सबसे बड़ा कदम था NIA का गठन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। अच्छा, NIA इन हमलों के बाद बनी? जी हाँ, क्योंकि 26/11 ने ये दिखा दिया था कि राज्यों की पुलिस और जो हमारी केंद्रीय एजेंसियां हैं, उनके बीच तालमेल की कितनी कमी है। तो NIA इसीलिए बनाई गई कि वो खास तौर पर आतंकवाद के मामलों को देखे, राज्यों की सीमाओं से परे जाकर जांच कर सके,
तेजी से, असरदार तरीके से। और कानूनों में भी बदलाव हुए होंगे। हाँ, आतंकवाद से जुड़े कानूनों को और सख्त किया गया। और एक बहुत जरूरी चीज, हमारी तटीय सुरक्षा। क्योंकि हमलावर समुंदर के रास्ते आए थे, तो कोस्टल सिक्योरिटी को मजबूत करने पर बहुत जोर दिया गया। स्रोत में एक और चीज का जिक्र है जो सुनकर वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमलावरों को नकली हिंदू पहचान पत्र दिए गए थे। पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारियान ने भी अपनी किताब में लिखा है इसके बारे में। हाँ, ये पहलू तो बहुत ही सनसनीखेज था और बहुत चिंताजनक भी। जांच में ये बात सामने आई, उनको फर्जी आईडी कार्ड्स दिए गए थे। भारतीय नाम थे उन पर, हिंदू नाम, समीर चौधरी, नरेश वर्मा, ऐसे। पता भी भारत का ही दिया होगा। जी, पते भी भारत के ही थे। और इतना ही नहीं, उनकी कलाइयों पर वो लाल धागा होता है ना, कलावा, वो भी बांधा गया था। कमाल है। मतलब पूरी कोशिश थी कि पहचान छुपाई जा सके। पहचान छुपाने से भी ज्यादा इसके पीछे मकसद ये था कि अगर ये हमलावर मारे जाते हैं तो इन फर्जी आईडी के आधार पर दुनिया को ये बताया जा सके कि ये हमला हिंदू आतंकवाद है। ओह, मतलब पूरा नैरेटिव ही बदलने की कोशिश। बिल्कुल, ताकि असली साजिशकर्ता जो पाकिस्तान में बैठे थे उन पर से ध्यान हट जाए, भ्रम फैल जाए। ये हिंदू आतंकवाद वाला एंगल ये दिखाता है कि लड़ाई सिर्फ गोलियों और बमों की नहीं थी। ये तो मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी हिस्सा था। नैरेटिव गढ़ने की कोशिश थी। सही कहा। ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे मामलों में सच्चाई, पहचान, प्रोपोगेंडा, इसकी कितनी परतें हो सकती हैं और ये कितनी खतरनाक हो सकती हैं। हाँ, और ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि खतरा सिर्फ सामने से नहीं आता, वो कई रूपों में, कई नकाबों में आ सकता है।